बहुत समय बाद एक फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसा अच्छा दौर आया है, दोबारा लोग सिनेमा हॉल जा रहे हैं और ये बॉलीवुड की एक तरह से परंपरा है, मुझे वो बहुत पसंद है। और महाराजा और राजघराने के लोग थे ये, तब तक तवाइफों वगैरह को रेगुलर पेट्रनेज मिलती थी। हर इंसान तो इन्फ्लुएंसर नहीं बन सकता ना, कुछ तो डॉक्टर इंजीनियर बनने की कोशिश करेंगे, या फिर हमारे पास सिर्फ अगली नस्ल में सिर्फ क्रिएटर्स या डीजेज ही होंगे। बहुत सारे एक्ट्रेसेस जो अभी मीनिंगफुल रोल्स ढूंढ रहे हैं वो तब यही करते थे, क्योंकि अब हर चीज़ इतनी सुपरफिशियल हो गई है, मुझे घिन आती है ताकि लोग बेफालतू में नंगे हो रहे हैं बॉडी स्टैंडर्ड्स को डिस्कस करने के लिए। जो लोग 3-4 साल पहले तक सबको बॉडी शेम कर रहे थे, अब वो आके बोल रहे हैं कि मैं पहले मेरे बाल बहुत घने थे, अब मैं टकला हो गया, मुझे बुरा लग रहा है। पूरी टीम को शाहरुख से बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिला था। क्या था वो कॉम्प्लीमेंट? वो यही था कि उन्होंने बोला कि जो यंग एक्टर्स अभी रिस्क ले पा रहे हैं उनसे मैं कितना जलता हूँ। महिलाएं भी ऐसी फिल्में बनाती है ना, पर हाँ, क्या? इस डिस्क्रिमिनेशन को एंड करने का यही तरीका है कि जब आप उस दर्जे पे पहुँचे जबकि आप आगे वाली सीट में बैठ सकें, तो आप उस पर इंसिस्ट ना करें। वही तरीका है। आप अपने वर्क कल्चर से क्या प्रूव करोगे? तो आई ऑलवेज स्टार्ट विद माई सेल्फ। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं सिनेमा अड्डा। आज हमारे साथ सिनेमा अड्डा में एक बहुत ख़ास मेहमान हैं। अलग अलग तरह के किरदार इन्होंने पर्दे पर जिए हैं और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरे को बहुत खुशी हो रही है उन्हें आपके सामने इंट्रोड्यूस करते हुए। ऋचा चड्ढा, वेलकम टू लंदन टॉक। थैंक यू गरिमा। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ और आपकी मैंने अभी आउटफिट नोटिस की, बहुत ही प्यारी है। ओह, थैंक यू सो मच। थैंक यू। कैसा लग रहा है दिल्ली आके वापस ऐसे प्रमोशन के लिए जब आप आती हैं? दिल्ली तो अच्छा ही लगता है आके। हम इस बार कनॉट प्लेस के पास, राजीव चौक के पास रुके हैं। हाँ। और अभी कुछ समय पहले प्रमोशंस के लिए आए थे, पर उस समय इतना टाइम नहीं था, तो अब दोबारा लौट के आए हैं। अभी पुलकित आए थे तो उनसे मैंने पूछा था, उनकी तो ऐसे खाने वाने की लिस्ट एकदम तैयार थी। वो सबको खिलाते हैं ना। हाँ। वो सबको खिला रहे होते हैं। मेरी भी है एक लिस्ट, बट मैं पुलकित पे काफी डिपेंड करती हूँ। हाँ। अच्छा, फुकरे 3 आपकी अभी फिल्म रिलीज हुई है। फुकरे फ्रेंचाइज की तीसरी फिल्म, काफी अच्छा कर भी रही है। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। और अच्छा कमा भी रही है। कैसे रिएक्शंस मिल रहे हैं, कैसे फीडबैक्स मिल रहे हैं, कैसा लग रहा है? अभी तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक बहुत समय बाद एक फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसा अच्छा दौर आया है, दोबारा लोग सिनेमा हॉल जा रहे हैं। तो एक्टर या बॉलीवुड से जुड़ा कोई भी खुश होता है इस बात को देख के कि लोग वापस सिनेमा घरों में जाना शुरू कर चुके हैं। दे फील सेफ टू गो। तो और फुकरे कॉमेडी फिल्म है, तो हमेशा ही हमें अच्छा लगता है, जो ऑडियंस इसको एंजॉय करती है खूब ज़्यादा। 100 करोड़ के करीब पहुंचने वाली है। और मान लीजिए अगर भोली पंजाबन को कहीं से 100 करोड़ मिल जाए, क्या करेगी वो वही करेगी जो वो करती आई है। भोली के पास जितना पैसा जोड़े, भोली उतना कम ही है उसके लिए। गुंडी है ना बेसिकली, एथिक्स नहीं है कोई भी। तो कितना भी पैसा, उसका लालच बढ़ता जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। हाँ। पर पहले तो वो मैनिक्योर, पेडिक्योर, ब्लो ड्राई और वाहियात एनिमल प्रिंट के कपड़े खरीदेगी। बट देन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपने बोला मैनिक्योर, पेडिक्योर, ब्लो ड्राई, कपड़े खरीदना और ये सब, ये कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ सेल्फ केयर का पार्ट है और अच्छा, हर किसी को करना भी चाहिए। जी जी जी। अच्छा ऋचा, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि एक कोलैबोरेशन के बाद जब वो सक्सेसफुल हो जाता है, उसके बाद उसका दूसरा पार्ट आया, फुकरे 2 आया, लेकिन फुकरे 3 आने में बहुत टाइम लग गया, मतलब 6 साल का लगभग गैप था। तो ये गैप क्यों आ जाता है? और जैसे अनुराग कश्यप के साथ भी आपका कोलैबोरेशन काफ़ी सक्सेसफुल रहा, पर उसके बाद दोबारा फिर अभी तक कोई ऐसा कोलैबोरेशन हो नहीं पाया, तो ये गैप क्यों आ जाता है? अब एक एक करके जवाब देती हूँ। फुकरे में तो जो थर्ड पार्ट है वो उसमें करीब 3 साल हमने कोविड को दे दिए है। वरना ये स्क्रिप्ट तो पहले से तैयार थी। जब हम इसके ऊपर काम करने लगे थे 2020 में, हमने डिसाइड किया था, तब उड़ती उड़ती खबर आई थी कि कोई बीमारी आ रही है कोविड करके। तो फिर हमें पूरे 1.5 साल फिल्म को पुश करना पड़ा और हमारे लिए भी अच्छा नहीं था, पर कोई चारा नहीं था, क्योंकि आपने देखा सेकेंड वेव का क्या डेविस्टेशन था। और दूसरी बात ये कि
हमारे लिए इसलिए नहीं अच्छा था कि मौसम बिल्कुल बदल गया। हमने फिर गर्मी में जाके शूट किया पिछले साल, मई जून के महीने में। काफी तेज गर्मी थी, बता भी रहे थे पुलकित की, एकदम गर्म टैंक पे बैठ के शूट करना पड़ता था चूचा को। हम लोगों की सबकी स्किन का सबसे टॉप लेयर जल चुका था, ब्राउन, पिंक, हम ऑरेंज, हर तरह के हमारी लल्लन टॉप का बैकग्राउंड बन गए थे हम लोग। बट हाँ, तो ये इसलिए ये गैप आया। और रही बात मिस्टर कश्यप, तो आपको उनसे पूछना पड़ेगा, वो बाकी अभिनेत्रियों के साथ तो काम कर ही रहे हैं। हाँ। अच्छा, आपने ये बोला कि जब आप शूट कर रहे थे काफ़ी गर्मी थी, सो एक बहुत अपनी जानकारी के लिए सवाल मैं पूछना चाहती हूँ, कैसे हटी वो टैनिंग, क्या किया, कैसे वापस से वो स्किन केयर किया? कुछ नहीं, बेसन टिप्स, बेसन, खीरा और कुछ ऐसे वो स्किन को रिलैक्स करने वाली क्रीम्स भी हैं जो सन बर्न हो जाता है। प्लीज़ ध्यान रखिए कि सन टैन और सन बर्न अलग चीज़ है। सन बर्न तब हो जाता है जब बहुत ज़्यादा धूप होती है, चिलचिलाती धूप, तो स्किन उसको झेल नहीं पाती और फिर बहुत नाजुक हो जाती है स्किन, ऐसे टच करेंगे तो जलती है। तो वैसा सा कुछ हो गया था हम सबको, बट वी मैनेज समहाउ। सो हम बॉक्स ऑफिस की बात कर रहे थे इससे पहले, कुछ ऐसी फिल्में आई जिन्होंने वापस से बॉक्स ऑफिस को जगा दिया, जिंदा कर दिया। ये कहा जा रहा था कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री एकदम बैकफुट पे आ गई है या उस पर कुछ हो नहीं पा रहा है, साउथ की फिल्में काफ़ी चल रही हैं, तो वो कंपैरिजन वाला एक ऐसा फेज आ गया था। तो रिसेंटली जो फिल्में रिलीज हुई जिनकी काफ़ी चर्चा भी रही, कोई देखी आपने? मैंने देखी, हाँ मैंने देखी। कौन कौन सी चली, रॉकी और रानी मैंने देखी, और फिर मैंने देखी जवान, और मुझे दोनों अच्छी लगी। जवान में मजा आया। खुफिया नहीं देखी आपने? खुफिया तो ऑब्वियसली मैंने देखी, सबसे पहले खुफिया ही देखी ना। कोई फीडबैक, कोई कॉम्प्लीमेंट आपने अली को दिया हो? अली और मैं अपना एक्टिंग वाला काम डिस्कस करते हैं, बताते हैं कि मुझे इस सीन में तुम्हारा ये काम अच्छा लगा, उस सीन में अच्छा लगा, यहाँ तुम थोड़ी स्ट्रेस लग रही थी, यहाँ तुम थोड़े डिस्ट्रैक्टेड लग रहे थे। तो उस तरह से बतौर आर्टिस्ट हम घर पे डिस्कस करते हैं एक दूसरे का काम, एंजॉय करते हैं। जिस दिन फुकरे 3 रिलीज हुई उस दिन वैक्सीन वॉर भी आई और कंगना की चंद्रमुखी 2 भी आई जी। तो क्या ये कहीं ना कहीं ऐसे आपको अफेक्ट करता है या इसका कैलकुलेशन दिमाग में चलता है? कैसे प्रोसेस करते हैं इन क्लैशेस को आप? देखिए, मैं तो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हूँ और प्रोड्यूसर भी नहीं हूँ फिल्म पे, तो रिलीज डेट की मारामारी आप देख रहे हैं पोस्ट कोविड है ही। और ये बॉलीवुड की एक तरह से परंपरा है, क्योंकि 52 वीकेंड्स ही हमको मिलते हैं, 52 फ्राइडेज मिलते हैं साल में, और फिल्में जो रिलीज़ होती हैं बड़े बजट की, वो उनकी तादाद इस नंबर से ज़्यादा है और साल के सेकंड हाफ में ही आती हैं। तो सिर्फ हमारी ही नहीं, आगे भी बहुत सारे क्लैशेस होने वाले हैं। अभी नवंबर, दिसंबर, जो बड़ी रिलीज डेट जिनको माना जाएगा, देयर विल बी मोर क्लैशेस। तो आपको स्ट्रेस होता है ऐसे फ्राइडेज? मैं कैसे स्ट्रेस लूँ? अभी वो जो लोग स्क्रीन शेयर वगैरह डिस्कस कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं कि इस फिल्म को इतने स्क्रीन, उस फिल्म को इतने स्क्रीन मिलने चाहिए, वो लोग थोड़ी स्ट्रेस लेते हैं, वो लोग अपना गणित करते हैं। बट जहाँ तक मेरी बात है तो ये तो बहुत क्लियर है, जो फिल्म चलती है उसको आगे शोज मिलते हैं, वरना शोज कैंसिल हो जाते हैं। जी। ऋचा, आपकी फिल्म मतलब एक प्रोजेक्ट आने वाला है हीरा मंडी, मतलब मुझे उसका जो पोस्टर था, जो फर्स्ट लुक आया था, वो बहुत ऐसे फैसिनेट किया। संजय लीला भंसाली ने एक बार बोला था कि उन्होंने इसकी कास्टिंग ऐसे नहीं की थी कि कौन किस रोल में फिट होगा, उन्होंने बहुत ऐसे इंट्यूटिवली इसकी कास्टिंग की थी। तो जब आपके पास कॉल आया था, प्रोजेक्ट आया था, तो क्या बातचीत हुई थी आपकी, क्या था वो कॉन्वर्सेशन? मेरी उनसे बातचीत जब हुई थी तो उन्होंने बस इतना ही कहा था कि ये तुम ही कर सकती हो और ये तुम ही करोगी, उतना ही था। मुझे जो मेरा ट्रैक है हीरा मंडी में, मुझे वो बहुत पसंद है, और ऑब्वियसली बाकी का मैंने भी कुछ नहीं देखा। सब लोग अपना अपना हिस्सा शूट करके जाते हैं, और वो थोड़ा सा कट्स बिटवीन टाइम, तो वो कुछ प्रेजेंट में है, मतलब कुछ 50s में, कुछ 40s में, ऐसा कुछ है स्टोरी में। तो मैं खुद बहुत उत्सुक हूँ कि वो किस तरह की दुनिया क्रिएट करेंगे, क्योंकि ये रियल लाइफ की इंसिडेंट्स पे बेस्ड है, ये जो पूरी कहानी है शो की। अच्छा, मोइन बेग करके एक राइटर हैं, उन्होंने इन सारी महिलाओं को रियल लाइफ में मिलके, जो अभी बहुत ऑब्वियसली ज़ईफ़ हैं, बहुत एजड हैं, उनकी कहानियाँ लेके उन्होंने ये डेवलप किया है। अगर हम बात करें हीरा मंडी की, वैश्या, तवायफ, कोठा, ये शब्द आज के समय में, मतलब अगर हम इस जनरेशन की बात करें तो वो कितने रेलेवेंट होंगे? क्योंकि
अब जो कोठे हुआ करते थे वो ब्रॉथल हो गए। तवायफ होना एक टाइम पे रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन हुआ करता था। बड़े बड़े घरानों के लोग अपने बच्चों को वहां भेजते थे ताकि वो सभ्यता सीख सकें। संगीत, नृत्य, इस सब में पारंगत होती थी वो महिलाएं। तो आपको क्या लगता है आज के समय में उस इमोशन को ये जनरेशन कैसे समझ पाएगी? देखिए, आर्ट कोई भी हो वो पेट्रनेज पे डिपेंड करता है, क्योंकि आर्टिस्ट बैंकर या अकाउंटेंट नहीं होता या जर्नलिस्ट भी नहीं होता, उसको कोई तनख्वाह नहीं देता। तभी आप देखें पहले भी राजकवि, राजनर्तकी, ये सब होता था। तो जो जब तक राजा और महाराजा और राजघराने के लोग थे तब तक तवाइफों वगैरह को रेगुलर पेट्रनेज मिलती थी। आप उसको कुछ भी समझ लें, वो ठुमरी अच्छा गाती थी या कथक अच्छा करती थी या जो भी, उस तरह से समझ लीजिए या किसी और तरह से समझ लीजिए। फैक्ट इज जब पेट्रनेज ख़त्म होती है तो डिक्लाइन आता है। किसी चीज़ को सस्टेन करने के लिए, चाहे वो आर्ट क्यों ना हो, आपको पैसा चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं जो डिक्लाइन आया उससे चीज़ें थोड़ी बदल गई। और मैं समझती हूँ कि पता नहीं वो कल्चर रिवाइव हो पाएगा या नहीं, बट ज़रूरी है कि हम लोग अपनी संस्कृति, अपने संगीत, अपने डांस, इसको सहेज के आगे चलें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आगे वाली जनरेशन को कथक और कथकली के बीच का अंतर ना पता हो। सो जब आप शूट कर रहे थे, क्योंकि संजय लीला भंसाली के बारे में ये कहा जाता है, अभी सीमा पहवा ने भी कहा था कि इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट कि चेहरे पे लाइट कहाँ से पड़ रही है और साड़ी का पल्लू कैसा है, कितनी प्लीट्स है, वो बहुत पर्टिकुलर है अपने एक शॉट को लेकर। सो हाउ इज़ इट लाइक वर्किंग विद हिम? आपका ये उनके साथ दूसरा प्रोजेक्ट रहा है, तो किस तरह से वो सेट पर होते हैं, कैसा एक्सपीरियंस उनके साथ? मेरे साथ तो बहुत मस्त होते हैं वो एक्चुअली। मुझे बहुत पसंद है उनके साथ काम करना। ही इज़ पर्टिकुलर, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं डायरेक्टर होती और मेरा इतना बड़ा नाम होता और मैं अपने टेस्ट के लिए जानी जाती तो आई वुड ऑल्सो बी दैट पर्टिकुलर। मतलब मुझे तो उसमें कुछ गलत नहीं लगता। चाहिए की बात नहीं है, बात यह है कि आपको कोई पैसे दे रहा है अपना विजन एग्जीक्यूट करने के लिए, आप उसमें अपना टाइम, अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। सामने अगर आपको हाफ हार्टेड कोई मिल जाए जो अपनी लाइनें करके ना आए या पूरा रियाज करके ना आए, मूड तो ख़राब होगा। और फिर एडीज या कोई भी असिस्टेंट अगर मतलब परिपक्व ना हो, बहुत आजकल पता नहीं कहना चाहिए नहीं, मुझे लगता है कि जो जेन ज़ी है उनमें काम करने की लालसा थोड़ी कम है। Because everything is easy, no? It's on social media, but that's not the real world. हर इंसान तो इन्फ्लुएंसर नहीं बन सकता ना। कुछ तो डॉक्टर, इंजीनियर बनने की कोशिश करेंगे, या फिर हमारे पास सिर्फ अगली नस्ल में सिर्फ क्रिएटर्स या डीजेज ही होंगे। ये सोचने वाली बात है। So, do you think this is scary somewhere? Do you think this is scary? I think so. If you fall ill and you have a DJ at a hospital, what are you going to do? हाँ, दिस इज स्कैरी, बट दिस इज सोसाइटी। आपको लगता है सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है इसमें? हाँ, सोशल मीडिया एक रोल प्ले कर रहा है। सोशल मीडिया ज़रूर एक रोल प्ले कर रहा है, बट सोशल मीडिया एक अच्छा रोल भी प्ले करता है। जब लोगों को ज़रूरत होती है तो सोशल मीडिया उनको साथ भी लाता है। हमने कोविड में देखा था कितनी सारी हेल्प हुई थी। कहीं कहीं मतलब जहाँ ऑफिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था वहाँ लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे। पर अच्छा, क्या क्रिएटर्स का माइंडसेट भी चेंज हुआ है क्या? वो भी अब ऐसे पिक करने लगे हैं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए लोगों को कि अच्छा सोशल मीडिया पे फॉलोइंग, इन्फ्लुएंस देखते हुए? हाँ, कुछ लोग करते हैं, ऐसे कास्टिंग करते हैं कुछ लोग जी। सो हाउ डू यू थिंक कि ये इंडस्ट्री को अफेक्ट करेगा या नहीं करेगा? इट्स अ फेज। मुझे लगता है कि लोग खुद ही समझ जाएंगे कि ये सही है या नहीं। देखेंगे 4 फिल्मों में इन्फ्लुएंसर्स टाइप के लोगों को कास्ट करके, फिर देखेंगे कि वो वर्क करते हैं नहीं, देन दे लर्न। तो अभी कुछ टाइम पहले जब शिल्पा शेट्टी से बात हो रही थी तो वो ये बता रही थी कि 90s के दौर में जो फिल्में बनती थी वो ऐसे होती थी कि उसमें हीरोइन के 5 गाने हो गए, 5 सीन हो गए और खत्म, उतना ही रोल है। हाँ। अब सिनेरियो बदल रहा है, एक्ट्रेस जो है वो भी रोल्स चूज करने के लिए पिकी हो रही हैं।
जैसे अभी OTT की अगर बात करें, तब्बू, रवीना टंडन और इन सब का OTT डेब्यू हो गया है, करीना कपूर का OTT डेब्यू हो गया है, फीमेल सेंट्रिक फिल्में इन्होंने की हैं, आप तो हमेशा से ही करती आई हैं। तो क्या आपको लगता है कि OTT स्पेस के आने की वजह से ये चेंजेस आए? क्योंकि कहीं ना कहीं पहले जो क्रिएटर्स होते थे वो ये मानते थे कि शायद फीमेल जो मतलब हीरोइन होती हैं वो ऑडियंस को सिनेमा घरों तक ला पाने में सक्षम नहीं होती है, इसलिए हीरो को सेंटर में रखते हुए फिल्म बनाई जाती थी। नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है जब श्रीदेवी भी 90s में काम करती थी, वो अपने करियर के जब पीक पे थी तो वो मेल को स्टार से ज़्यादा पैसे चार्ज करती थी, बिकॉज शी वॉज दैट बिग, दैट पॉपुलर। पर वो नंबर बहुत कम था ना। क्या मतलब? मतलब वो परसेंटेज ऑफ फिल्म्स और हीरोइंस वो बहुत कम था कि पर था। हाँ था, उसको obviously, आप अब साइड बड़ा है, आप उसको दरकिनार नहीं कर सकते। और बहुत सारे एक्ट्रेसेस जो अभी मीनिंगफुल रोल्स ढूंढ रहे हैं वो तब यही करते थे। तो बात ये नहीं है कि हमारा देश एक्चुअली ऐसा था नहीं जैसा कई बार हम पोर्ट्रे करते हैं कि आज सब कुछ बहुत अच्छा है। बंधनी भी भारत में बनी है, मदर इंडिया भी भारत में बनी है, ये सारी कमर्शियल फिल्में थी। इसके बाद भी बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिनमें आप हीरोइन के बिना आगे नहीं बढ़ सकते, कहानी ही आगे नहीं जाएगी, चाहे वो खूबसूरत हो या उमराव जान हो या जो भी हो। तो वो एक फैक्ट है, आपको कंसिडर करना चाहिए। और मैं मतलब कई बार सुनती हूँ लोग ऐसे, पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता, आई डोंट अग्री विद दिस। मुझे लगता है 90s में भी बहुत सारी ऐसी फिल्में थी जिसमें औरतें बहुत सारा नैरेटिव लेके आगे बढ़ रही थी। और अभी भी ज़रूरी नहीं है कि आपको जो डिजिटल स्पेस में कुछ महिलाएं आगे दिखती हैं, मुखर होके दिखती हैं, ज़रूरी नहीं कि वो बहुत डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। वो ज़रूर ये हो सकता है कि एल्गोरिदम के हिसाब से प्लेटफॉर्म वाला आपको कोई बोल दे कि इनका ये शो चल गया था, अब इनको इसमें भी ले लो। दूसरा प्लेटफॉर्म बोल दे नहीं नहीं ये इनका ये, तो वो बहुत वैसा सा हो गया है। ये एक चेंज है, धीरे धीरे इससे भी लोग इवॉल्व करके आगे जाएंगे। देखते हैं कहाँ जाके बात खत्म होती है। मुझे ऐसा लगता है। आपने भी श्रीदेवी की चर्चा की, तो मैं आपसे एक चीज़ ये समझना चाहूँगी। जैसे अभी कुछ दिन पहले बोनी कपूर ने बोला था कि वो लो सॉल्ट डाइट पे थी, स्टार्व करती थी खुद को और उनको उससे ब्लैकआउट हो जाते थे। अच्छा। बट वो खाना नहीं खाती थी या खुद को स्टार्व करती थी टू लुक अ सर्टेन वे। आपने भी एक बार अपने एक डिसऑर्डर के बारे में बात की थी, बुलिमिया के बारे में, जिसमें आप खाने के बाद यू यूज टू गो आउट एंड वॉमिट, क्योंकि आई यूज टू फील कंपेल्ड हाँ कि मैंने बहुत खा लिया। आई यूज टू फील अनईजी। तो ये क्या इनसिक्योरिटी या फिर ये जो हमारे अंदर डाल दिया जाता है टू लुक अ सर्टेन वे, इज दिस अ थिंग इन द इंडस्ट्री? इट्स अ थिंग एवरीवेयर नो। आपके ऑफिस में होंगे कई लोग जिनको प्रॉब्लम्स होगी, आपके ऑफिस में होंगे लोग जो लैक्सेटिव लेते होंगे पार्टी में जाने से पहले, आपके ऑफिस में होंगे लोग ऐसे जो सैटरडे को वीकेंड में पार्टी करने के बाद मंडे को पूरा दिन कुछ नहीं खाते। तो दिस इज़ नॉट एन इंडस्ट्री स्पेसिफिक थिंग, ये हर जगह होता है। और मुझे लगता है कि मुझे ऑनेस्टली लगता है कि ये जो चीज़ें, इनको डिस्कस करना भी जो लोग इनसे सफ़र करते हैं इनके लिए ट्रिगर होता है। बट मुझे लगता है कि इसके बारे में बात करना ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जैसे बात करना ज़रूरी होता है, बट स्पेशलिस्ट के साथ। हाँ सॉरी, नहीं आई अग्री, स्पेशलिस्ट के साथ। लेकिन क्या होता है ना, आपको अगर कोई सुनेगा उसको लगेगा कि हाँ इफ शी कैन टॉक अबाउट इट। ये कई बार तो लोग ना एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि ये एक परेशानी हो सकती है। हो सकता है वो उस चीज़ से गुजर रहे हों, उनको वो फील हो रहा हो। एक्चुअली ये पता नहीं 5-6 साल पहले तक मेरा बहुत अलग विचार था इस पे। अब मुझे सच में ये लगता है कि अब हर एक इंसान के पास एक कहानी है, वो उसके साथ वो अपनी एक पर्सनालिटी बेचते हैं कि ये सोशल मीडिया की ही एक चीज़ है, एक सिम्टम है उसका। कोई बोलता है मुझे एक्ने हो गया, मैं बहुत डिप्रेस था, मेरा वेट बढ़ गया, मैं बहुत डिप्रेस था, मुझे सेल्यूलाइट था, मेरे पाँव पे बर्न मार्क है। हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ होता है, तो वो हर इंसान अपने किसी एक चीज़ को लेके उसको अपना मुद्दा बना के उसको जाके एक्टिविज़म करने लगता है। पर जो इंटरनल वर्क है विच विल इंश्योर दैट यू डोंट फॉल इनटू द सेम ट्रैप अगेन, दैट वेरी फ्यू पीपल डू। दैट्स वाई मैं इन चीज़ों को डिस्कस करने से बचती हूँ, क्योंकि अब हर चीज़ इतनी सुपरफिशियल हो गई है कि मुझे घिन आती है। मैं सोशल मीडिया पे जाती हूँ और मुझे लगता है कि लोग बेफालतू में नंगे हो रहे हैं बॉडी स्टैंडर्ड्स को डिस्कस करने के लिए। जो लोग
3-4 साल पहले तक सबको बॉडी शेम कर रहे थे, अब वो आके बोल रहे हैं कि मैं पहले मेरे बाल बहुत घने थे, अब मैं टकला हो गया, मुझे बुरा लग रहा है, उस टाइप की बातें। तो मुझे वो बहुत ही हिपोक्रेसी लगती है एक लेवल पे। आप अगर सिर्फ मतलब not to sound like a prude, but if your only point is about beauty standards and you're only naked on Instagram and you're saying कि ये I want to desexualize the human body, मैं आपके इंटेंट से अग्री करती हूँ, पर न्यूज़पेपर भी पढ़ लो, ये कैसा देश, आप कहाँ रह रहे हो, व्हाट इज़ द कॉन्टेक्स्ट। इसलिए मैं इस हल्की फुल्की सुपरफिशियल सी चर्चा से बचती हूँ, क्योंकि इससे और कुछ नहीं होता, छोटी छोटी चीज़ें कटती हैं, क्लिकबेट बनता है, एक्टर कुछ टाइम के लिए चर्चा में रहता है और फिर लोग आगे बढ़ जाते हैं। जो रियल वर्क है वो कोई नहीं कर पाता। मैं गलत हूँ कि सही हूँ? नो नो नो, यू आर राइट। या दैट्स व्हाट इट इज। सो विल कम टू मसान। मेरी फेवरेट फिल्म है, आपका किरदार मेरा बहुत पसंदीदा, और आई एम श्योर बहुत टाइम हो गया, आपसे काफ़ी बात हो चुकी होगी इस बारे में, लेकिन मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है तो मैं ये आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी कि जब पुलिस वाला उसको बोलता है ना देवी को कि तुम होटल रूम में कमरे में लड़के के साथ क्या कर रही थी, तो वो कहती है जिज्ञासा। उसके अंदर गिल्ट होता है लेकिन शर्म नहीं होती है, और वो अलाउ भी नहीं करती है देखने वाले को कि आप उसे जज नहीं करो। मैं आपसे डिसएग्री करती हूँ, मुझे नहीं लगता उसको गिल्ट भी होता है, उसको सैडनेस होती है। हाँ, पर उसको गिल्ट नहीं होता। पर उसको शर्म नहीं है उसने जो किया है, और क्यों हो शर्म नहीं है उसको। लेकिन आजकल क्या होता है, कई बार खासकर महिलाओं को छोटी छोटी चीज़ों के लिए शर्मिंदा महसूस कराया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए उन्होंने अपने लिए समय निकाल लिया या खुद के मन का कुछ करने चली गई, सो डू यू थिंक दिस इज डेंजरस और इट्स लाइक अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, और ऐसा ही होता है? नहीं, अलग अलग लोगों को अलग अलग चीज़ों पे शेम किया जाता है। मर्दों को इसलिए शेम किया जाता है कि वो अगर डेट पे जाते हैं और पैसे नहीं देते तो मर्दों को शेम किया जाता है। मर्दों को शेम किया जाता है अगर उनको अच्छी नौकरी नहीं मिलती और वो घर के लिए उस लेवल का प्रोवाइड ना कर पाएँ जिस लेवल का वो उनकी बीवी या उनकी फैमिली या वो डिज़र्व करते हैं या एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये समाज की एक बात है कि हम बस शेम ही करते रहते हैं लोगों को, नो वन इज़ एवर इनफ। तो वो एक मानसिकता को दूर करने की ज़रूरत है। औरतों को बिल्कुल टाइम मिलना चाहिए अपने लिए, और ये हम सब की ही बनाई हुई चीज़ है। पहले जो ऐड आते थे वो क्या, अभी भी आप ऐड खोल लीजिए, आपके चैनल पे खोल लीजिए, जो मेन जिसका ऑफिस में हम बैठे हैं, आधे से ज़्यादा वो यही आते हैं कि कमर का दर्द हो, डैश मलिए, काम पे चलिए, नो रेस्ट। करेक्ट, कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हाँ, तो वो क्या है, वो समाज का आईना है, चाहे ऐड है चाहे फिल्म है। अब आपको टोकनिज्म के लिए आप आदमियों को खाना बनाते हुए दिखा सकते हैं, वो ठीक है, पर इज दैट द रियलिटी? नो। व्हाट इज द पोस्ट कोविड रियलिटी? 9% of the women have fallen out of the workforce. That is a reality. So look at data and assess and then talk, because ये होता है। माओ को शेम किया जाता है अगर वो जॉब ले लेती हैं, बाप को शेम किया जाता है अगर वो दूसरे शहर में जॉब लेता है। हाँ, सबको मेंटल हेल्थ का इशू होता है। गरीब लोगों में तो मेंटल हेल्थ की कोई बात ही नहीं करता। गरीब लोग अगर लोअर मिडिल क्लास में घर में आपस में मियाँ बीवी की लड़ाई होती है तो क्या बोलते हैं, दीज पीपल आर लाइक दिस। ये कॉमन नैरेटिव चलता है अपर मिडिल क्लास में। क्यों? उनको कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आता, उन्हें लगता है मेंटल हेल्थ जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है शायद, क्योंकि कोई बात ही नहीं करता उस बारे में। आसपास बोलते हैं ना लोग कि कुछ नहीं होता डिप्रेशन, जा मैगी खा ले, हाँ, जब घूम के आ जा, हाँ, जो दोस्तों से मिल के आ जा। वो सच है, उसमें आबो हवा का चेंज होता है तो इंसान रिलैक्स्ड फील करता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। सो अभी कुछ दिनों पहले मैंने आपका एक वीडियो देखा जब आप कैंस में गए थे, आप और अली साथ में, और हम अभी डिस्कस भी कर रहे थे इस इंटरव्यू से पहले, जब आपने गले में वो आई कार्ड डाला था, उसमें उनके डेटाबेस में शायद वो देवी की फोटो रही होगी, तो उन्होंने वो फोटो लगाई थी। सो हाउ डज दैट फील कि जब एक किरदार का सिनोनिम जो है आपके नाम का सिनोनिम बन जाता है? नहीं, सिनोनिम नहीं, उसको कॉम्प्लीमेंट की तरह मत लीजिए। फ्रेंच लोगों को एक ईमेल आईडी के साथ एक आईडी मिली, पर लोग तो मुझसे पूछ रहे कि तुम इतने नाराज क्यों लग रही हो, तुम इतनी अलग क्यों दिख रही हो, अलग क्यों दिख रही हो, इतनी नाराज क्यों लग रही हो अपने बैच की फोटो में। हम बतौर प्रोड्यूसर्स गए थे इसलिए आई फाउंड इट फनी। या
ओके अभी कुछ दिनों पहले केबीसी में भी एक सवाल था आपकी फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर से जुड़ा हुआ। Really? हाँ, वो जो अच्छा। डायलॉग है ना, बाबा का, दीदी का, सबका बदला लेगा तेरा फैजल वाला, तो उस समय फिर अमिताभ बच्चन ने भी अप्रिशिएट किया था फिल्म को, उसकी कास्ट को, उसके बारे में बात की थी उन्होंने। रियली? हाँ, सो अच्छा, क्या कहा था उन्होंने? वो सवाल था तो उन्होंने कहा था कि अच्छी सीरीज है, हाँ। अच्छा काम किया है लोगों ने और ये सब। तो कैसा लगता है कि इतने साल बाद भी आपकी एक फिल्म जिसकी चर्चा अमिताभ बच्चन अपने शो में कर रहे हैं, सो फील वेरी गुड यार, मतलब वन ऑफ द सदी के महानायक आपकी तारीफ कर रहे हो तो वो तो बहुत अच्छे, मतलब वो हमेशा यंगस्टर्स की तारीफ करते हैं। उन्होंने मुझे चिट्ठी लिख के दी थी एक बारी। क्या था उस चिट्ठी में? मैंने पोस्ट नहीं की थी, हाँ। मुझे थोड़ी शर्म आई बट रामलीला की परफॉर्मेंस के बारे में उन्होंने मुझे एक गुलदस्ता और एक चिट्ठी भेजी थी कि योर वर्क वाज वेरी गुड। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं जी, जैसे फुकरे 1 के टाइम पे अली ने बताया था कि उनको शाहरुख, पूरी टीम को शाहरुख से बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिला था। क्या था वो कॉम्प्लीमेंट? वो यही था कि उन्होंने बोला कि जो यंग एक्टर्स अभी रिस्क ले पा रहे हैं उनसे मैं कितना जलता हूँ, क्योंकि वो कितना कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं, कितने नई नई तरह की कहानियों को आगे बढ़ा सकते हैं और कितने अलग अलग किरदार प्ले कर सकते हैं। और उन्हें बहुत तारीफ़ की और मुझे लगता है कि वो वैसे ही बहुत ही दरिया दिल इंसान है। हमेशा अपनी फिल्मों में भी वो महिलाओं को आगे रखते हैं, कास्ट में भी उनका नाम पहले आता है, उस तरह की चीज़ मैं उसको अप्रिशिएट करती हूँ। अभी भी जो उनकी फिल्म है उसमें कितनी सारी महिलाएं हैं, आपको कभी ऐसा महसूस नहीं होगा कि उन्होंने किसी को साइड करके अपने आप को आगे किया। वो जो हैं वो हैं। बट देन ऋचा, कई बार फिल्मों में ऐसा भी होता है कि महिलाओं को रखा जाता है, ये कहा जाता है कि हम मतलब वुमेन एम्पावरमेंट की बात करेंगे, लेकिन जब आप फिल्म देखने पहुंचते हैं तो फिर आपको दिखता है कि नहीं, मतलब वो छोटा 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 चंक दे के या पार्ट दे करके उसको ख़त्म कर दिया गया। तो ये भी एक वो तो है ही, हर चीज़ के में हिपोक्रेसी की प्रॉब्लम तो है। महिलाएं भी ऐसी फिल्में बनाती है ना, पर हाँ, women sexism is not exclusive to men. True. It is all pervasive. Women also make films that are crazy, anti-feminist. In fact, I think एक कोई है ऑर्गेनाइजेशन, उसके हेड पे महिला ही हैं कोई, जो सिर्फ पुरुषों के लिए प्रचार करती हैं, बोलती हैं औरतें फेक रेप केस डालती हैं वगैरह, उनकी हेड भी महिला ही हैं। तो मैं उस तरह से चीज़ों को देखती नहीं कि किसी ने क्या बोला, किसी ने क्या किया। यस, एक्शंस आर लाउडर देन वर्ड्स। सो कई बार, जैसे अभी रिसेंटली कुछ तापसी पन्नू का एक इंटरव्यू था, उन्होंने उसमें बोला था कि अवार्ड फंक्शंस में काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होता है। अच्छा। उन्होंने कहा था कि मेरे आगे की जो 2 सीट्स थी उस पर सीट खाली थी, लेकिन मुझे पीछे की रो में बैठाया गया। अच्छा। उसके बावजूद भी शुरुआत की वो बात कर रही थी। अच्छा। तो इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन और ये सब आपने भी फेस किया क्या? इस डिस्क्रिमिनेशन को एंड करने का यही तरीका है कि जब आप उस दर्जे पे पहुंचे जबकि आप आगे वाली सीट में बैठ सकें, तो आप उस पर इंसिस्ट ना करें। वही तरीका है। आप अपने वर्क कल्चर से क्या प्रूव करोगे? तो आई ऑलवेज स्टार्ट विद माई सेल्फ। इसमें मीडिया भी बहुत हद तक जिम्मेदार है। जब आप लोग कोई फंक्शन करते हैं या कहीं किसी को बुलाते हैं, आपने भी हायरार्की के हिसाब से चीज़ें डिसाइड की होती हैं। आप लोग भी स्टार किड्स वगैरह को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, उनकी फ़ोटोज़ को ज़्यादा पब्लिश करते हैं, वो जिम से आते जाते हैं उन सबको दिखाते हैं। क्या लल्लन टॉप पे हम नहीं करते हैं ऐसा? देखिए, आप मुझ पे वार करेंगी तो मैं वार नहीं कर रही हूँ, मैं आपको बोल रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। ये जो आप पूछेंगी मैं उसका बिल्कुल जैसा मैं ऑनेस्टली समझती हूँ आपको जवाब देती रहूँगी। उतना ही कर सकती हूँ मैं, उससे ज़्यादा क्या कर सकती हूँ। सो ये हायरार्की कहीं ना कहीं ये सब लोग क्रिएट करते हैं। तो इसलिए लाइक आई से, इफ यू आर इन द रैट रेस, इफ यू वांट टू बी अ रैट, अगर आपको अपना अलग पाथ कार्व करना है तो इन सब चीज़ों को आपको सीरियसली लेना ही नहीं चाहिए। दे आर सो टेम्पररी। मुझे कोई पीछे बिठाए आगे बिठाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप इसको दिल पे नहीं लेती? आप हमेशा से ऐसी थी ऋचा, या वक्त के साथ साथ वो करेज आता गया? करेज की बात नहीं, कुछ तो मैं हमेशा से ऐसी ही थी और कुछ मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। बचपन से लेकर आज तक आप फिल्में देख रही होंगी, आपने उतार चढ़ाव देखा होगा। कितनी चीज़ें पहले बहुत लोगों को हाइप अप करते हैं, फिर उनको अचानक गिरा देते हैं।
या बहुत किसी का सक्सेसफुल स्पेट आता है तो बोलते हैं। जैसे अभी बॉलीवुड की बात कर लीजिए ना, पिछले 2 साल से हम यही सुन रहे बॉलीवुड इज ओवर, फिनिश, साउथ साउथ साउथ, अभी बॉलीवुड इज बैक। ये चर्चा कर कौन रहा है? लोग अंडरस्टैंड कर रहे थे ना कि मीडिया लैंडस्केप क्या है। कोविड के बाद कितने लोग हॉल में आने के लिए महफूज फील करते हैं, वो सारा डिस्कशन हो रहा था। अभी स्टोरी लाइन पे बात की जाए तो चीज़ें इतनी फ़र्क नहीं हुई हैं, बस लोग थिएटर में जाना वापस शुरू कर चुके हैं। और इसमें हमें ये भी फैक्टर करना पड़ेगा कि OTT वगैरह जो हैं उनसे भी मार्केट में बदलाव आया है। तो मुझे लगता है कि इसको इतना स्ट्रेसफुल नहीं बनाना चाहिए। मज़े का काम है, मज़े से करना चाहिए, एथिकली करना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, किसी का पैसा नहीं मारना चाहिए, किसी का क्रेडिट नहीं हटाना चाहिए, किसी को पोस्टर से एडिट आउट नहीं करना चाहिए। उतना करना चाहिए, तमीज़ से काम करना चाहिए, सलीके से। बाकी मेरे एक्सपीरियंस में अब तक मैंने देखा है कि जिस भी इंसान में टैलेंट है और डिसिप्लिन है और ये है कि मैं बस टिका रहूँगा, मेल, फीमेल, ओल्ड, यंग, डजेंट मैटर, दे ऑल रीच समवेयर, आई एम टेलिंग यू। चाहे वो टीवी करे या नाटक करे या डांस करे, जो भी, वो अपनी चोजन स्ट्रीम में या अपने चोजन नीश में सक्सेसफुल हो जाते हैं। चलिए अब हम आखिरी कुछ सवालों की तरफ बढ़ेंगे फटाफट। फुकरे 4 के शूट के दौरान आपने अली को कितना मिस किया सेट पे? 3 की शूट के दौरान उन्हें फोमो होता था क्या घर पे? हाँ, बहुत फोमो होता था। वो मुझे लगातार टेक्स्ट करते थे कि मैं अच्छा होली के दिन आ जाऊँ, दिवाली के दिन आ जाऊँ। अगर हम आउटडोर पे होते थे, बॉम्बे में होते तो अक्सर वो शूट पे ड्रॉप इन कर जाते थे, खाना लेके आ जाते थे। सो ही हैड अ लॉट ऑफ फोमो, बट उनके लिए चॉइस ईजी नहीं थी। कहीं ना कहीं उनको मिर्ज़ापुर या फुकरे में से चूज़ करना पड़ता, तो ऑब्वियसली वो मिर्ज़ापुर तो गिव अप नहीं कर सकते थे। और इनकी हॉलीवुड फिल्म के साथ कोई डेट क्लैश हो रही थी, पर हम सब ने उनको बहुत मिस किया। कहीं ना कहीं स्क्रीन में भी हम वो एक एनर्जी मिस करते हैं, एक सभ्य आदमी जो शांति से बात करता है, सबको अच्छी एडवाइस देता है, उसको मिस करते हैं हम। तो अब इसके ना फिल्म के एंड में वो दिखते हैं हाथ में एक डायमंड पकड़े हुए। क्या ये फुकरे 4 का हिंट है या? मुझे लगता है कि ये अगर फुकरे 4 बनेगी, बन जाए तो अच्छा है, पर अगर बनेगी तो कहीं ना कहीं यहाँ से वो टेक ऑफ पॉइंट ले सकते हैं। जी। ओके, सो आपके आने वाले कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें हम आपको देखेंगे? पहले तो जिसकी हमने चर्चा की, हीरा मंडी। बहुत अलग मैंने कुछ ट्राई किया, पता नहीं लोगों को कैसा लगेगा, आई होप अच्छा लगे। उसके बाद एक फिल्म है जो जी स्टूडियोज़ के साथ मैंने की है, इट इज़ ऑन द सेकेंड वेव ऑफ कोविड। काफ़ी सीरियस फिल्म है और वो भी बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि सिर्फ इधर से ही एक्टिंग हुई है, यहाँ तक PPE किट और इधर तक मास्क और उसके ऊपर वो वाला। तो वो दिन काफ़ी ख़राब थे, उनको रीलिव करना आसान नहीं था, बट उस पर काम किया। और उसके बाद जो मेरी इंटरनेशनल फिल्म है, हाँ, तो अभी ये 3 हैं इन द पाइपलाइन। और एज अ प्रोड्यूसर बहुत कुछ कर रहे हैं हम। हमारी कंपनी का नाम है पुशिंग बटन्स। हाँ, हमारी पहली फिल्म है गर्ल्स विल बी गर्ल्स, वो अगले साल आएगी, आई थिंक इन द फर्स्ट हाफ। उसके बाद हम एक डॉक्यूमेंट्री पे काम कर रहे हैं, एक वेब सीरीज़ पे काम कर रहे हैं, लंबे फॉर्मेट की शो पे, एक एनिमेटेड सीरीज़ पे काम कर रहे हैं, अगेन लॉन्ग फॉर्मेट, और क्या था, और 1-2 फिल्में और हैं जो अलग अलग स्टेजेस में, पिचिंग के, डेवलपमेंट के। हाउ इज़ इट लाइक बीइंग अ प्रोड्यूसर? आई मीन, हाउ इज़ दैट फीलिंग? Very of course good, but कैसे मतलब वो क्या not good is very difficult because you are responsible. एक्टर तो सेट पे आता है और बोलता है मेरे लिए ये ऑर्डर कर दो, ये मंगा दो, ये कर दो, और एक्टर के बिना आगे काम नहीं चल पाता। पर प्रोड्यूसर है वो जो एक्टर को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, सेट का मूड अच्छा रखता है, डायरेक्टर को वो देता है जो डायरेक्टर का विजन फुलफिल करने के लिए उसे चाहिए, क्रू को खुश रखता है, केटरर बदलता है अगर उनको खाना नहीं पसंद आता, डेट्स मैनेज करता है, ईगोज़ मैनेज करता है। तो प्रोडक्शन का काम थोड़ा मुश्किल है, स्ट्रैटेजी बनाता है। मैं सीख रही हूँ अभी भी, पर मैं इतना कह सकती हूँ कि मुझे मज़ा बहुत आता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कंट्रोल है। वो कंट्रोल मोर योर क्रिएटिव डेस्टिनी। ओके, थैंक यू सो मच ऋचा, हमारे साथ बातचीत करने के लिए, समय निकालने के लिए। मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत सारी बातें आपसे की, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपके जो एज अ एक्टर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनके लिए भी, और एज अ प्रोड्यूसर जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनके लिए भी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।